जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र देखते आ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को टारगेट करके हम लोग साइंस के इस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मैं फिर बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखलाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज यह साइंस का अंतिम क्वेश्चन होगा बायोलॉजी से संबंधित, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कल आपको करेंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेबल कम से कम 250 से 300 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको दे दूं, ताकि आपको उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाए, मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला दिया है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है। बड़ा कर लेते हैं साथी ना, बड़ा कर लेते हैं इसको। मैं भी आप लोगों को बताने के चक्कर में भूल ही जाता हूँ। तो क्रमश संकुचन कहलाता है जहर संबंधी या अनुशिथिलन या दोलनी क्या कहलाता है बताइए। तो क्रमानुकुंचन 99 कहलाता है यह, ठीक है। आगे आते हैं, या क्रमानुकुंचन भी दे सकता है आपको। एंजाइम एक है, विटामिन है, बैक्टीरियम है, जैव उत्प्रेरक है, वायरस है, बताइए। तो ये क्या है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। आगे आते हैं साथी, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन को मैं निपटा दूंगा, धैर्य बनाए रखिएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन या टायलिन? बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिन इसमें पाचक एंजाइम नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन? बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि लार जो हमेशा स्टार्च के पाचन में क्या करती है? मदद करती है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? फेफड़े, हृदय, गुर्दे या यकृत? तो आप लोग जानते हैं कि पित्त हमेशा यकृत में बनता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? गुर्दे के, अग्नाशय के, यकृत के या बड़ी आंत के? तो आप लोग जानते हैं यकृत के द्वारा लाइपेज एंजाइम जो होता है स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसी अम्ल और अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और एल्कोहल? बताइए मित्र। सातवीं का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। आगे आते हैं साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? वसा, लिपिड्स, सेल्यूलोज या ग्लूकोज? बताइए क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रथम अंतिम उत्पाद। आगे आते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है समजात अंग, अवशेषी अंग, समरूप अंग या विश्लेषी अंग? 9 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 का क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग है, ठीक है। आगे आते हैं, फिर से अगेन चलते हैं, आगे आते हैं साथी। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही अनुक्रम है? देखिए, मध्यांत्र, ग्रहणी, शेषांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र, मध्यांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी या शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी? बताइए क्या है? तो 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। ये क्रम है इसका, शेषांत्र, शेष, मध्य और ग्रह, ऐसे याद कर लीजिए। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? गर्म पेय के रूप में काली कॉफ़ी, विष के रूप में लिया गया डीडीटी, मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल, डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम? पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा, बताइए क्या होगा? तो मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल। आइए, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन, ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण या ग्लूकोज का वसा में रूपांतरण? साथी बताइए, बताइए मित्र। तो
तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं इनेमल के, डेंटाइन के, मज्जा के, ओडोंटोब्लास्टस के। बताइए बताइए। तो किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। और इसमें जो इनेमल पाया जाता है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम भाग होता है। पित्त रस में कौन सा पित्त वर्धक उपस्थित होता है? बिलिरुबिन, बिलवर्डिन, ए तथा बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। बताइए 14 का। तो ये दोनों उपस्थित होते हैं। बिलिरुबिन ये पीलिया उलिया का पित्त रस से संबंधित है, तो जैसे बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो पीलिया की संभावना बन जाती है। बिलवर्डिन ये भी होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत में स्रावित होता है? देखिए जितने आंत से संबंधित इंडोग्लैंड्स हार्मोन्स हैं ये सारे वही है। वह क्या है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा माना जाता है कि इसको बहुत टफ माना जाता है। तो गैस्ट्रिन, मेटिलिन, सिक्रेटिन ये सभी। तो सिक्रेटिन स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन स्रावित होता है। आगे आते हैं साथी। पाचन एवं पाचन तंत्र संबंधित असत्य कथन है। ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसी अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। दूसरा, पाचन किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। और तीसरा क्या है? पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती हैं। और चौथा क्या है? भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंतों में होता है। बताइए बताइए मित्र। तो पहले का इसका 16 का पहला हो जाएगा कि ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसी अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। ठीक है। और इसका फिर अन्य इंडोग्लैंड्स ग्रंथियों के द्वारा इनका क्या हो जाता है? विघटन कर दिया जाता है। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। मतलब इसमें से कौन सा समूह ऐसा दिया गया है जो कि उससे मेल नहीं खाता। ठीक है। जो पाचक एंजाइम वहाँ से नहीं स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए। तो टॉयलिन लार ग्रंथियाँ, ठीक है बिल्कुल। पेप्सिन अमाशय से, बिल्कुल सही। मल्टोज ये भी बड़ी आंत से, बिल्कुल सही। ट्रिप्सिनोजेन पित्ताशय से नहीं होता। ट्रिप्सिनोजेन ये भी छोटी आंत से ही होता है, तो पित्ताशय से नहीं होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है, अमाशय है, थायराइड है, यकृत है? बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन है? यकृत है। पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? तो अभी बात हो रही थी किस में होता है? रुकिए भाई, यकृत में नहीं, ये पित्ताशय में होता है। अब जब ये दे दिया तो अब इसको लगाएंगे ना, यकृत क्यों लगाएंगे? पित्ताशय में होता है। देखिए ये सही है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत? बताइए। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस में उपस्थित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का बी, अग्नाशय में। देखे होंगे मित्र कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि जैसे कि आप जब भोजन करते हैं ना तो उनका आकार कुछ ऐसे होता है, ऐसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है। तो मान लीजिए आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिए, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिए तो क्या होता है ना कि इसमें जैसे कि जब भोजन आता है तो आप और ज़्यादा भोजन करते हैं तो ये थोड़ा सा चिपकने लगती हैं, तभी आप क्या करते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा भी भोजन कर पाते हैं। यही कहलाती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और लैंगरहैंस इन्हें कहा जाता है कि जैसे लगता है कि लटकती हुई हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। आगे आते हैं मित्र। इसमें बताया ना लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में, याद रहे। छोटी हाथ बड़ी हाथ मत चिपका देना। वृक्क अस्मरी मतलब जो किडनी होती, किडनी की पथरी होती है, किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट? साथी बताइए। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के माध्यम से वो जब इकट्ठा होते आपके किडनी में जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वही क्या करता है? एक स्टोन बन जाता है। आगे आते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस,
हीमोलिसिस, पैरालिसिस, ऑस्मोसिस। बताइए क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं रक्त के प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, मशीन यंत्रों के माध्यम से रक्त को पूरा फिल्टर करके फिर नया रक्त क्या किया जाता है, ब्लड सर्कुलेट किया जाता है मानव शरीर में, उसी ग्रुप का। 23rd का आता है मित्र, एल्कोहल के निराविशन। ठीक है, क्या एल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी अंग है, यकृत, फेफड़े, हृदय, यविक। बताइए कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं किसका काम होता है, वह यकृत का। कई कहते हैं कि अरे ज़्यादा मत ड्रिंक कर, नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा, तो यही करता है निरावेशित, मतलब बचाता है शरीर से। तो ये कितना बचाएगा बेचारा, जितना इसका दंतवल किसका बना होता है, मतलब इनेमल, जो बात कर रहे थे अभी, दांत के सबसे कठोरतम हिस्सा है शरीर का। ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट। बताइए 24 का साथी। तो हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सीपेटाइट। आगे आते हैं मित्र। निम्न जानवरों में से वह कौन सा समूह है जिनके दंत नहीं हैं, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, कौवा, लॉरिस, घड़ियाल, कछुआ, कच्चर, कछुआ, कीवी, गाय। तो इसमें कौन सा हो सकता है, तो आप बताइए। वो जो पक्षी होंगे सारे वही क्या होंगे, इससे संबंधित नहीं होंगे। अच्छा, लॉरिस कोई जानवर है मित्र, ये कछुआ पोपला होता है, ये भी देखते हैं ना बुढ़ों की तरह, तो बिना दांत का होता है। तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। आगे आते हैं, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है जो आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट पे ही निर्भर। अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अमाशय अस्थायी भंडारक का कार्य करता है। अमाशय जठर रस के साथ भोजन को मिश्रित करता है। अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। अमाशय के निपटान की दर भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। बताइए तो कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, बिल्कुल गलत है। लाइपेज और एमाइलेज जो स्रावित होते हैं वो इंस्टेटाइन ग्लैंड में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन। देखिए अभी वही क्वेश्चन आ गया 27 का, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन, ग्लूकोज का CO2 और H2O में अपघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो इसमें क्या है, क्या हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा साथी, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन। आइए थोड़ा कथन निष्कर्ष पे चलते हैं। मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाता है, बिल्कुल ये सत्य है। यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होते हैं। अब ये बताइए, आप बताइए, क्या ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए। यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम नहीं होते मित्र, वो सिर्फ एक होते हैं, तो इसलिए आर गलत है और ए सही है। ये सही है क्योंकि मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ये सत्य है। आइए आगे। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक एफ्लैक्टोक्सिन के प्रयोग से प्रभावित होता है, हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दे। देख लीजिए एफ्लैक्टोसिन 29 का बताइए क्या प्रभावित होता है, तो डी मतलब यकृत प्रभावित होता है। ठीक मित्र, आइए। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो बताइए क्या होता है। बताइए मित्र।
तो आप लोग जानते हैं कि शरीर के कुल भाग का 2%। आगे आते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? ध्यान दीजिएगा, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र। हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिब्रम, कार्पस कालोसम। बताइए बताइए दूसरा का क्या है? बहुत बेहतरीन है। तो सेरिब्रम होता है साथी। क्या? सेरिब्रम। यही सेरिब्रम हो, अगर नहीं रहे पागल होके घूमेंगे। आगे आइए। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, हृदय के द्वारा। बताइए। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से क्या होता है, आपके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस ऊतक पाया जाता है, या कह सकते हैं जो ग्रंथि पाई जाती है, उसके माध्यम से क्या शरीर का ताप नियंत्रित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, या तंत्रिका कोशिका में? बताइए चौथे का। तो कशेरुक रज्जु में। ठीक है, आगे आते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा, मेडुला अलग है, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, घ्राणपाली। बताइए पांचवें का क्या होगा? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है मित्र, मेडुला ऑब्लांगेटा। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है हृदय की, मस्तिष्क की, कान की, यकृत की। तो आप जान लीजिएगा कि यह ईईजी जो है यह मस्तिष्क की है, जो हृदय के चक्कर में आप पढ़ रहे थे ना, वो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? देखिए न्यूरॉन की बात आ गई। एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन, न्यूरोफाइब्रिल। बताइए। तो एक्सॉन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मित्र? एक्सॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण, उपर्युक्त सभी। बताइए क्या है मित्र? तो ये उपर्युक्त सभी होता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं को मतलब उपर्युक्त सभी, सबको ये मेंटेन करती है। आइए आगे चलते हैं। चलिए, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु के कार्य हैं मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण, केवल ए या ए और बी दोनों। बताइए मित्र। तो यह क्या है? दोनों कार्य करता है। मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण भी करता है। ठीक है, आगे चले साथी। आइए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? मेलिन, इनेमल, केवल ए और बी दोनों। बताइए। तो इसमें क्या होता है? मेलिन का होता है। मेलिन का आवरण पाया जाता है जिससे वो सुरक्षित होती हैं। आइए, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया, मस्तिष्क भ्रम, मस्तिष्क शोथ, प्रमस्तिष्क एडिमा। तो मस्तिष्क हाइपोक्सिया होता है। क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया। आइए, डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से, आँख से, नाक से, कान से। तो यह डिसलेक्सिया जो होती है यह पठन विकास से संबंधित है, तो मस्तिष्क से होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? हृदय, मस्तिष्क, प्रतिरक्षा तंत्र, गुर्दा। बताइए क्या प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। आगे आइए, सुमेलित करना है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है मित्र, सुमेलित करना है और मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए सुमेलित करना है, और इधर दिए गए हैं जो मशीन है, जो या कार्य प्रणालियाँ और किस लिए की जाती हैं वो दिया गया है। तो बताइए, मिलान करिए।
तो सीटी स्कैन किससे होता है? हृदय गति नियंत्रण जैव रासायनिक तत्वों से हृदय में विकार का पता लगा, शरीर में असामान्यता के लिए। हाँ, स्कैन का ये हो जाता है शरीर में असामान्यता के लिए। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है हृदय गति के नियंत्रण करने में। नहीं, ये होगा देखिए हृदय में विकार का पता लगाने में, ठीक। और पेस मेकर का क्या होता है काम? हृदय गति को नियंत्रित करने में। और ऑटो एनालाइजर का काम क्या होता है? जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। तो इसका जो निकल के आया मित्र वो 4 आया, 3 आया, 2 आया और 1 आया। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1, अरे नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है साथी, ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे आते हैं। प्रेरक कौशल मोटिवेशन स्किल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ललाट से, भित्तीय पाली से, लौकिक भाग से या पश्च कपाल से? बताइए। 15 का ललाट भाग से, मतलब यह कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क से संबंधित है। ये थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध पूछ दिया। तो इपीथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि, हैवेन्यूला, केवल ए और बी दोनों? बताइए। तो ए और बी दोनों से क्या होता है? निर्मित होता है, पीनियल ग्रंथि और हैवेन्यूला। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है साथी। तंत्रिका कोशिका। आप क्या करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बेहतरीन सेशन है मित्र। आप खोज के रह जाएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे कलेक्शन के रूप में नहीं मिल पाएंगे। और अगर इसमें से पूछता है तो एक क्वेश्चन फंस जाएगा, जान लीजिए। जिस भी सेक्शन से पूछेगा अगर यहाँ से आ गया तो बाहर ना जाएगा साथी। मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है? बताइए। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण। मतलब ये गलत समूह छांटना है, तो ये प्रमस्तिष्क ठीक है। अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय व संतुलन, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण, ये भी सही है। और हाइपोथैलेमस दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना, नहीं ये सही नहीं है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है अभी ऊपर आपने देखा। मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण, उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा साथी। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ब्रेल स्टेम, सेरिब्लम, रोम्बेनसफैलान या मेसनसी फैलान? बताइए। सबसे बड़ा भाग कौन है? ब्रेल स्टेम है, सेरिबेलम है, या रेम्बे नसीफैलान है, या मेसनसीफैलान है? बताइए इसमें कौन सा है 20 का? तो ये ब्रेल स्टेम हो जाएगा, ठीक है, ब्रेल स्टेम हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, नेत्र, मस्तिष्क? तो कहाँ आप सुई चुभाएंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा? तो 21 का क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। वो मस्तिष्क में सिर के ऊपर से नहीं, उसके अंदर की बात कर रहा है, जो मस्तिष्क का वाकई भाग होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? बताइए कितनी जोड़ी निकलती हैं तंत्रिकाएं? तो 13, 33, 31 या 12? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका या मेरुरज्जु? तो अभी मैंने बात किया, तो क्या हो जाएगा 23 का? मेरुरज्जु, सी। मस्तिष्क के सुप्त क्षेत्र से अभिप्राय है? फ्रंटल पाली, टेम्पोरल पाली, अनुमस्तिष्क या पश्च कपाल पाली? बताइए 24 का। तो फ्रंटल पाली। आइए आगे चलते हैं।
औसत एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार होता है 1.64 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम, 1.46 किलोग्राम, 1.63 किलोग्राम। तो क्या होता है 1.36 किलोग्राम, मतलब ऐसा माना जाता है कि 1200 से लेके 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो अब इसमें जो भी, तो एग्जैक्ट यही है 1.36 किलोग्राम। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो आप लोग जानते हैं क्या प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। आगे आते हैं। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन में, पेट में। बताइए किसके आधार पे है? तो मस्तिष्क के आधार पे है। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ठीक है, 28 का बताइए। तो मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, ठीक है साथी। मानव में जन्म के बाद कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता? तो कंकाल में नहीं होता, तंत्रिका में नहीं होता, कीटाणु में नहीं होता, या संयोजी में नहीं होता। तो 29 का क्या हो जाएगा मित्र? तो तंत्रिका में कोशिका का विभाजन जन्म के पश्चात नहीं होता। चलिए आते हैं अब परिसंचरण तंत्र पे आ जाते हैं साथी। किस पे आ जाते हैं मित्र? परिसंचरण तंत्र पर आ जाते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, इसके बाद एक मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन और होंगे। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, या इओसिनोफिल से? बताइए। या इओसिनोफिल से, लिम्फोसाइट से, प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से। एंटीबॉडीज का निर्माण तो लिम्फोसाइट से होता है। अरे हट जा भाई। रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं। ये फेगोसाइटोसिस में निहित होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। बताइए दूसरे का। तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, यह सही है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन है? फाइब्रोनोजेन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। बताइए तीसरे का। तो हिपैरिन है। कौन है? हिपैरिन। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन कोगुलेट किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? तो हिपैरिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, फाइब्रिन। तो हिपैरिन के कारण नहीं होता। आगे चलते हैं साथी। रक्त समूह के आविष्कारक थे लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, ब्राउन, या पास्चर? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। और परिसंचरण तंत्र के कौन है? विलियम हार्वे। ये ध्यान रहे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं। उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। ए बी रक्त समूह है, एंटीजन नहीं करते, एंटीबॉडी नहीं करते, न तो एंटीबॉडी और न तो एंटीजन करते हैं, या एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। बताइए 7 का। तो एंटीबॉडीज नहीं करते। ए बी रक्त वर्ग कला एक व्यक्ति ए बी और ओ रक्त वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है। सार्वभौमिक रक्त दाता होता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, न तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो यह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है मित्र, चलिए सही है। आगे चलते हैं।
यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संभावना है कि और नहीं हो सकता। यदि दोनों जनकों का रुधिर ए बी तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग होगा ए बी या ए बी और ओ, ए बी और ए बी, ए और बी, ए बी और ओ। बताइए क्या होगा मित्र? तो तीनों हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर का होता है? बी पॉजिटिव, ओ, ए बी, ए पॉजिटिव। बताइए 11 का। तो ये तो जानते हैं आप लोग, घिसा पीटा वर्ड है। ओ, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, फुफ्फुसी, शिरा, कोशिका, केशिका या वेना केवा? तो महाधमनी होती है, इसका नाम है महाधमनी है, सबसे बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? अल्वेओली, महाधमनी, पाल्मोनरी धमनी या पाल्मोनरी शिरा? बताइए साथी, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप लोग जानते हैं पाल्मोनरी धमनी जो होती है क्या करती है? अशुद्ध ब्लड प्रवाहित करती है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा, यकृत, किडनी या हृदय? तो आप लोग जानते हैं स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन, कहीं कहीं स्प्लीन भी देता है, तो प्लीहा ही इसी को कहते हैं, तो प्लीहा हो जाएगा। आगे आता है निम्न में से किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? हृदय की, शिराओं की, धमनियों की या कोशिकाओं की? क्वेश्चन नंबर 16। तो धमनियों की। ठीक है मित्र। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमीटर हेक्टोग्राम, 160 से 95 मिलीमीटर हेक्टोग्राम, 130 से 90 मिलीमीटर हेक्टोग्राम और 80 से 120 मिलीमीटर हेक्टोग्राम। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 120 से 80 मिलीमीटर हेक्टोग्राम। ये ध्यान दीजिए, इसका क्रम याद रखिएगा। पहले 120 बताएगा, पहले हाईएस्ट रहती है, फिर उसके बाद लोवेस्ट रहता है। इसमें लोवेस्ट भी दिया है और हाईएस्ट भी है, तो पहले 120/80 होता है। आइए चलते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80-120 मिलीग्राम या 120 से 140 mg पर DL, 140 से 180 मिलीग्राम पर DL और 180 से 200 मिलीग्राम पर DL। तो बताइए 18 का। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 140 से 180 मिलीग्राम DL, 140 से 180 कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर में होता है। अधिरक्तस्राव हीमोफीलिया है जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रदूषित जनित रोग, अनुवांशिक विकार है यह। ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा? डी। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? बायां अनिल, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय? बताइए 20 का। तो बायां निलय क्या करता है? उसको ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। वयस्क व्यक्ति की धड़कन दर क्या होती है? 50 से 60 बार पर मिनट या 70 से 80 बार प्रति घंटा, प्रति सेकंड 70 से 80 बार या प्रति मिनट 70 से 80 बार? बताइए साथी, बताइए मित्र। तो प्रति मिनट 70 to 80 बार, 80 टाइम्स, मतलब 70 से 80 बार। मानव रुधिर यदि अम्लीय pH हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अधिक हो जाएगी, आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी या आरबीसी की गणना कम हो जाएगी? तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाएगी साथी, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होते हैं चिपकने लगते हैं।
धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है कम अधिक, कभी कम कभी अधिक। बताइए 23rd का, तो क्या होता है? अधिक होता है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हृदय, धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित हो जाएगा? तो आप जानते हैं हृदय का कार्य होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, धमनियों का कार्य होता है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना, बिल्कुल सही है। सिराओं का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, ये भी सही है। जो कोशिकाएं होती हैं धमनी तथा सिरे के रक्त का सम्मिलन करती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जा रहा है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, किसमें है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4, ये रहा 3 4 2 1। अगेन सुमेलित वाला आ गया। रक्त प्लाज्मा का क्या है? रक्त का इस अंदर संक्रामक रोगों से रक्षा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, ओस्मोटिक दाब। चलिए साथी बताइए मित्र, मिलान करिए इसका। तो रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, सही है। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ओस्मेटिक दाब स्थापित करना होता है। अरे एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन नहीं होता है। एक बार देखिए, रक्त प्लाज्मा तीसरे हल्के पीले रंग का, एल्बुमिन ओस्मेटिक दाब स्थापित करता है, और ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजेन रक्त के स्कंदन का काम करता है। तो ये हो जाता है 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 3 4, यहाँ है 3 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं साथी। परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? हृदय रक्तवाहिकाएं, हृदय रक्तवाहिकाएं तथा लसिका वाहिकाएं। बताइए 26 का ए हो जाएगा हृदय। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 30,000 से अधिक, 2 लाख से अधिक, 80,000 से अधिक, या 10,000 से अधिक? तो आप लोग जानते हैं कि 2 लाख से अधिक होती है इसकी, लगभग 3 लाख कुछ समथिंग होती है। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो विलियम हार्वे, पहले ही मैंने बता दिया। 28 का भी हो जाएगा समय। रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। यह रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित होता है। आगे आते हैं, इधर नीचे देखते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है। बताइए 29 का क्या हो जाएगा? तो यह क्या होता है? पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बिल्कुल सत्य है। आगे हैं साथी। एक स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 टाइम्स। ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए आगे आते हैं। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, मल्टीमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बताइए 32 का बताइए। तो आप लोग जानते हैं रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का कार्य होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा, रक्त का शुद्धिकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना।
तो शरीर का प्रतिरक्षा करना होता है। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिकाएं होती हैं। धमनियां, शिराएं, सिरिकाएं, पल्मोनरी महाधमनी। बताइए 34 का जो धमनियों का कार्य होता है यह। आते हैं अगेन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? सांप, छिपकली, बंदर, कछुआ। किसका रक्त गर्म होता है? बंदर का गर्म रक्त होता है। रक्त समूह AB में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं। प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी बी, प्रतिरक्षी ए तथा बी दोनों। बताइए क्या होता है मित्र इसमें? 36 में बताइए। तो इसमें कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटीजन होते हैं। आइए आगे चलते हैं। श्वेत रुधिर रक्त कणिकाओं का बनना तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होना कहाँ होता है? तो लसिका ग्रंथि में, यकृत में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में। कहाँ होता है मित्र? 37 का बताइए। 37 का डी होता है। प्लीहा में क्या होता है इनका? निपटारा होता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रोनोजिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। पेप्सिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, मल्टोज। बताइए 38 का। 38 का क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। आगे चलते, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। तो कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। 39 का डी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण में उत्प्रेरक करता है। बताइए 40 का। तो एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? किसका रक्त ठंडा होता है? तो चूहा, सांप, भेड़िया, बंदर। तो सांप का रक्त क्या होता है? ठंडा होता है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? तो अधिवृक्क, पित्ताशय, पीयूष ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। तो बताइए कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, प्यूटरी। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसको गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो कौन सी है? यकृत है। ध्यान रहे दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। बताइए 4 का। तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि। निम्न से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, थायोसिन या ट्राई आयोडोथायोरिन। बताइए 5 का क्या हो जाएगा? तो थायोसिन नामक क्या होता है? स्रावित होता है हार्मोन। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, सोटेटोस्टारिन। बताइए सोटेटोस्टारिन। 6 का क्या हो जाएगा? तो सोटेटोस्टारिन स्रावित नहीं होता। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को स्रावित करती है वह क्या कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय पाचक ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि। बताइए कौन ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 7। तो वह अग्नाशय पाचक ग्रंथि होती है, ये पाचक ग्रंथि। आगे चल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो GH, TSH, इंसुलिन या कॉर्टिसाल। बताइए 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाता है? इंसुलिन हो जाता है। चलिए साथी थोड़ा खींच के सेशन को लेते हैं।
आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम टोटल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइए, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, ग्लूकोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी पता है आपको। तो अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? थाइमस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कार्पस, एपिडिडाइमिस या एस्ट्रोजन। बताइए 10 का। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं साथी। मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, दिल में, पेट में। तो अभी मैं उधर चर्चा हुई थी 11th का क्या हो जाएगा? अग्नाशय में, जो कि मैंने बना के भी बताया था कि वैसे बनी रहती हैं। आगे आते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो ग्लूकागॉन, वृद्धि हार्मोन, परावटू हार्मोन, थायरॉक्सिन। बताइए 12 का क्या हो जाएगा? तो परावटू हार्मोन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? विकास के लिए आवश्यक तक, रोग प्रतिरोधक शक्ति, विकास के लिए पोषण, निद्रा। तो क्या प्रदान करता है बच्चे के अंदर? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थायराइड ग्रंथि को एड्रेनालिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड होता है, मतलब वही जो गले की ग्रंथि बढ़ जाती है। आयोडीन अग्नाशय स्रावित होती है और कोलेस्ट्रोल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? ए और 2, 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 1, 2 और 3। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का बस केवल सी सही है। कौन सही है? केवल 2 सही है मित्र। ऑप्शन नंबर सी और केवल 2 सही है। आगे चलते हैं। रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ, प्लिया, हाइपोथैलेमस। बताइए 15 का। 15 का क्या हो जाएगा मित्र? तो लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ। आइए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पैराथायराइड, थाइमस, थायराइड या पिट्यूटरी कहलाती है। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं? सेल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल। बताइए 17 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो वह एस्ट्रोजन हार्मोन की दवाइयां खाई जाती हैं। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं? ग्रंथि, संवेदी अंग, प्रजनन अंग, पाचन अंग। बताइए 18 का क्या हो जाता है? तो इनको क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं अथवा ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? अभी ऊपर हमने चर्चा किया, पीयूष ग्रंथि है। आयोडीन युक्त हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन। तो कौन सा है आयोडीन युक्त हार्मोन? तो थायरॉक्सिन है। 21 आ गए। 21 पर आ गए। बच्चे में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाथी मोटा रोग, मिक्सिडीमिया रोग, जड़ मानवता रोग, घेंघा रोग। बताइए कौन सा हो जाता है? तो जड़ मानवता। अगला आते हैं, थायराइड ग्रंथि के से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? TSH, FSH, LTH या ACTH। बताइए 22 का। तो कौन सा होता है? TSH। क्या होता है? TSH। चलिए आगे चलते हैं। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? केराटिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। बताइए 23 का।
डी होता है, ऑक्सीटोसिन कहा जाता है इसको। अगला आते हैं, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आप लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से, मैंने ऊपर बता ही दिया था क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, आलू के कंद से, नीम की छाल से। बताइए 25 का बी, डहेलिया के जड़ों से। आइए 26, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? ट्रिप्सिन, सेक्रेटिन, पेप्सिन, रेनिन। बताइए 26 का, तो सेक्रेटिन क्या करता है? इसको उत्तेजित करता है। आगे आते हैं, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता? तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन। बताइए 27 का, तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या करता है? हार्मोन नहीं उत्पन्न होता। आगे आते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? मतलब लड़ो या मरो या डू और डाई हार्मोन्स कहलाता है। एड्रीनेलिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन तो ये आदमी की संलग्न क्रियाओं के लिए होता है, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, ये सब। 28 का क्या बताइए? 28 का, तो 28 का क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? एस्ट्रोजन, हीमोग्लोबिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन। बताइए 29 का, 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मित्र, 29 का सी हो जाएगा। क्या स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? स्रावित करता है, जिसके कारण संलग्न की क्रिया संपन्न होती है। संलग्नता वाला हार्मोन है यह, ठीक है, आलिंगन वाला। चलिए, तो ये रहे टॉप बेहतरीन क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम से के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया भी। और मुझे उम्मीद है साथी कि आप निराश नहीं होंगे। इसको अगर सेशन को ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि UPSSC PET का जो बेस है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर से लेके मॉडरेट से लेके टफ तक के क्वेश्चन आपको करवाया हूँ। तो चलिए मित्र, हमारे यूट्यूब चैनल ध्यान दीजिए, यूट्यूब चैनल JAYKAVYA जय काव्य अकादमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए, ठीक है मित्र। और आप लोगों का जो योगदान रहेगा ये हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं कि आपके सामने और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद बच्चा। हमारे यूट्यूब चैनल जय काव्य अकादमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने मित्रों दोस्तों यारों को क्या करें, भेजें और उनसे कहें कि यहाँ पे कंटेंट अच्छा मिलता है। अगर वाकई में आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि कंटेंट में दम है, तो बिल्कुल अपने मित्रों दोस्तों को जोड़ें और सब्सक्राइब शेयर लाइक भी करने के लिए कहें। तो जय हिंद दोस्तों, जय जय काव्य अकादमी।